नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। तो हमारे संविधान के अंदर डीपीएसपी किसके अंदर आती है? तो हमारे मूल जो संविधान है उसके अंदर 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद थे। तो हमारे जो संविधान के भाग 1 के अंदर हमारे राज्य यानी कि भारत को परिभाषित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि पहले ही आर्टिकल के अंदर भारत राज्यों का संघ है और सभी जितने भी राज्य हैं उन सबका नाम का उल्लेख है। और भाग हमारा जो दूसरा जो आर्टिकल है, दूसरे आर्टिकल के अंदर नए राज्यों का प्रवेश यानी कि दूसरे स्टेट से अगर नए राज्य का प्रवेश होता है तो उनका किस तरह से विलय किया जाएगा। और तीसरे अनुच्छेद के अंदर हमारे ही राज्य के अंदर नए राज्यों का निर्माण, उसका उल्लेख है आर्टिकल 3 के अंदर। इसके बाद हमारे चौथा आर्टिकल है, इसके बाद 5वां और 5 से लेकर 11 तक जो हमारे नागरिकता संबंधी प्रावधान है यानी कि कौन भारत के नागरिक हैं और किन किन को भारत की नागरिकता का अधिकार है। इसके बाद हमारे आर्टिकल जो है हमारा 12 से लेके 35 तक भाग 3 के अंदर आता है, जिसके अंदर मौलिक अधिकार हैं। और हमारे जो मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, संपत्ति का जो अधिकार है 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर संपत्ति के अधिकार को हमारे मूल संविधान से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंदर अनुच्छेद 300 फर्स्ट के अंदर ए के अंदर जोड़ दिया गया है और एक विधिक और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब इसके बाद आर्टिकल 35 तक हमने चर्चा कर ली, यानी कि 12 से लेके 35 तक हमारे मौलिक अधिकार आते हैं भाग 3 के अंदर। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, यानी कि 36 से 51 तक हमारे भाग 4 के अंदर आते हैं। और भाग 4 के अंदर कौन आते हैं? नीति निर्देशक तत्व, यानी कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। तो ये आपको याद रखना है, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार को लेकर हम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है यानी कि डीपीएसपी है, इनको लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। राज्य के संसाधनों के ऊपर ये राज्य सरकार जो यानी कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ के नागरिकों को सुविधा देती है। और ये नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकार हमें अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर आते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है। तो ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आते हैं नीति निर्देशक तत्व। अब कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 के अंदर राज्य को परिभाषित किया, यानी राज्य क्या है? सरकार है, यानी कि राज्य अपने संसाधनों, राज्य को परिभाषित किया गया। जो आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है मौलिक अधिकार में, वही परिभाषा यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व में राज्य की दी गई है, जो कि अनुच्छेद 36 के अंदर दी गई है डीपीएसपी के अंदर। अनुच्छेद 37 के अंदर न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं यानी कि डीपीएसपी है वो उनको लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते। राज्य सरकार अपने संसाधनों के हिसाब से वहाँ की पब्लिक को सेवा के या वहाँ की पब्लिक को अपने संसाधनों का वितरण करेगी। इसको लेकर हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, यानी कि ये कोर्ट में जाने योग्य नहीं है, या इनको लेकर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 37 में न्यायालय में प्रवर्तनीय, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है उनको कोर्ट में या न्यायालय में हम इनको लेकर कि राज्य हमें ये सुविधा नहीं दे रही है, इसलिए हम इसको या न्यायालय में इसको लेकर हम नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो कि हमारी प्रस्तावना के अंदर भी 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 39 में संसाधनों का उचित वितरण, यानी कि राज्य के पास जो संसाधन है, जितने भी संसाधन जो राज्य के पास हैं
उन संसाधनों का प्रत्येक वर्ग तक उचित प्रकार से वितरण किया जाएगा। यानी कि सभी वर्गों का हितों का संरक्षण होगा यहाँ पे, और सभी वर्ग को अपने संसाधनों का सभी वर्ग तक सरकार अच्छे से पहुंचाएगी, सही तरह से उनका वितरण हो। अनुच्छेद 39 का के अंदर समान अवसर के आधार पर न्याय, यानी कि सभी को समान अवसर मिले और जो दुर्बल वर्ग हैं उनको भी बराबर अवसर मिले। और ये 42वां संविधान संशोधन जो हमारा जो मिनी संविधान कहलाता है उसके अंदर 1976 में जोड़ा गया है समान अवसर के आधार पर। अनुच्छेद 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 40 ये कई बार एग्जाम्स में आता है कि आर्टिकल 40, तो जब हमारा जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, उस समय ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि हमारी ग्राम पंचायतों को संवैधानिक अधिकार नहीं मिले थे, यानी कि एक विधेयक नहीं बना था, तो आर्टिकल 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान था। यानी कि राज्य सरकार अगर चाहे तो वो ग्राम पंचायतों का गठन कर सकती है। तो 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान ऐसा प्रदेश था जिसने पहली बार ग्राम पंचायतों को एडॉप्ट किया था और नागौर जिले के अंदर इसका शुभारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला है यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन बाद में 73वां संविधान संशोधन में हुआ और ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली और इनको 11वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया ग्राम पंचायतों को। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को जोड़ा गया 1951 में। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 11वीं जो है पंचायती राज से है और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। तो ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, पहले 8 ही अनुसूचियां थी हमारे मूल संविधान में। यानी ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में कई बार ये प्रश्न आता है, इसको आप नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 41 में कुछ दशा में काम, यानी कि कुछ दशा में काम उपलब्ध कराएगी गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार, यानी कि कार्य के अवसर देगी, काम उपलब्ध कराएगी। जैसे नरेगा है, सरकार इस प्रकार की योजना लाएगी ताकि प्रत्येक वर्ग को रोजगार मिले और उसको काम मिले। अनुच्छेद 42 में क्या है, कार्य न्याय संगत, यानी कि कार्य न्याय संगत हो। जैसे कि मान लीजिए जैसे योग्य व्यक्ति है तो उसको उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिले। और मानवीय दशा, यानी कि मानवीय दशा को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग, यानी कि निर्वाह करने योग्य जो मजदूरी है उनको उपलब्ध हो नागरिकों को। कुटीर उद्योग यानी कि जो लघु उद्योग हैं, जैसे गाँव के अंदर खाद्य उद्योग है, इसको बढ़ावा देना, यानी कि रोजगार मेले के अवसर उपलब्ध कराना या इस तरह के रोजगार उपलब्ध कराने संबंधित इसमें प्रावधान था। अनुच्छेद 44 के अंदर समान नागरिक संहिता, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि किसी भी सरकारी संस्था में अगर महिला और पुरुष दोनों हैं तो दोनों को उनके यूं नहीं है कि महिला है तो उसको कम वेतन दिया जाए या पुरुष है तो उसको ज़्यादा दिया जाए, नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 4 और 4 दोनों समान अंक है तो इससे अपन समान याद रख सकते हैं। तो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 45 के अंदर क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य जो शिक्षा है आरटीई उनके ऊपर लागू होता है। तो ये हमारे जो नीति निर्देशक तत्व के अंदर भी इसका प्रावधान था और इसको नीति निर्देशक तत्व के अंदर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, उसमें आरटीई जो लागू हुआ था और इस आरटीई को हमारे जो मूल कर्तव्य है उसके अंदर 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 11वां मूल कर्तव्य वो जोड़ा गया है, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिले, यानी कि 8वीं तक उनको शिक्षा मिले, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। अनुच्छेद 46 में अंदर जो SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो दुर्बल वर्ग है उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक हितों का संरक्षण हो और सामाजिक न्याय मिले, यानी कि उनको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिले और उनको जैसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे या उनको फीस में छूट मिले और उनके सामाजिक न्याय मिले उन्हें और उनके हितों का संरक्षण हो। अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध, यानी कि जो शराब है उसके ऊपर कंट्रोल करना, उसको निषेध करना और पोषाहार, जो पोषाहार वितरण है उससे संबंधित जैसा आंगनबाड़ी वगैरह है उनको पोषाहार मिलता है उसका उल्लेख है। स्वास्थ्य जैसे टीकाकरण है या इस प्रकार की योजना गवर्नमेंट चलाए, पोलियो है, टीकाकरण है, छोटे छोटे बच्चों को स्वास्थ्य की देखभाल समय समय पर उनकी स्वास्थ्य चेकिंग कराना, ये आर्टिकल 47 के अंदर। अनुच्छेद 48 के अंदर कृषि, यानी कि राज्य एग्रीकल्चर के अंदर कृषि के अंदर बढ़ावा देगा
पशुपालन को बढ़ावा देगा, दुधारू पशुओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए किसानों को समय समय पर संसाधन उपलब्ध कराएगा। ये अनुच्छेद 48 के अंदर है। 48 के अंदर पर्यावरण संरक्षण, यानी कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा, यानी कि जो नदियां हैं, झील है, तालाब है, या इस प्रकार के जो पर्यावरण जो स्मारक हैं उनकी सुरक्षा का जो दायित्व राज्य का है 48 के अंदर। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 49 के अंदर राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के स्थान है उनका संरक्षण। जैसे राष्ट्रीय महत्व का कोई ऐसा मान लीजिए स्मारक है जिसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ये राज्य का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। जैसे जहाँ पब्लिक ज़्यादा अट्रैक्ट होती है या जिस स्मारक में पब्लिक को ज़्यादा रुझान है, तो राष्ट्रीय महत्व को उनको घोषित करना और उसका संरक्षण भी करना। जैसे जो हमारे पुराने जो स्मारक है उनकी समय समय पर देखभाल, उनकी मरम्मत करवाना, ये सब अनुच्छेद 49 के अंदर इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 50 के अंदर देखो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। यानी कि कार्यपालिका जो है, जैसे कार्यपालिका अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति ये और कैबिनेट जो है वो, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी। या न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय दिलाना। और कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना सही तरीके से और सही कानून पब्लिक तक पहुंचाना। तो यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा अच्छे से। यानी कि दोनों अपना अपना काम अलग अलग तरीके से करेंगे। आर्टिकल 50 के अंदर है, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग कार्य करेगी। अनुच्छेद 51 बहुत ही महत्वपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देगा। यानी कि राज्य का ये दायित्व होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर शांति बनाए रखना है, किसी भी देश के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है और सभी के साथ मित्रवत व्यवहार रखना है और शांति का संदेश देगा राज्य। इसके बाद जो हमारे 36 से लेके जो 51 तक के सारे जो आर्टिकल्स हमने देखे, ये हमारे नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के, यानी डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर हैं। और ये इनको लेकर हम कोर्ट में या न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये राज्य के पास जो संसाधन है उसके अनुसार उपलब्ध कराएगा। यानी कि अगर राज्य के पास प्रॉपर संसाधन नहीं है तो उपलब्ध नहीं भी करवा सकती है। यानी कि इसको लेकर हम कोर्ट में या न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। तो ये जो हमने डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व देखे और मौलिक अधिकार जो हमने पिछले वीडियो में देखे, उन दोनों में क्या अंतर है, ये प्रमुख अंतर है। इसके बाद जो भाग 4 क के अंदर है, भाग 4 क के अंदर क्या है, हमारे मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य हमारे बाद में जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता पर या उसकी सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के अंदर 1976 में। और मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे पहले, और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य RTE जोड़ा गया। यानी कि प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो 6 से 8 तक के बच्चों को अनिवार्य एजुकेशन दे। तो ये जो मूल कर्तव्य हैं हमारे 51 क के अंदर आते हैं और भाग 4 क के अंदर आते हैं। यानी कि इसी के अंदर 51 क के अंदर मूल कर्तव्य दिया गया है। इसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हमने अभी इसमें नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को समझा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।